नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बच्चों, वेलकम एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और लीजिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उसके क्लासिफिकेशन का कोई बेस होता है, किसी भी क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है हम 3 बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 बेस आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक टर्म जो इसमें बार बार यूज आ रही है अब वो समझाना चाहूंगा। एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। तो देखिए बेटा, ये टर्म अब आगे इस वीडियो में और इस चैप्टर में बहुत आएगी। तो ये डिस्पर्सन मीडियम होता क्या है? डिस्पर्सन मीडियम किसी भी सॉल्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ही डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो जहां भी डिस्पर्सन मीडियम आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सॉल्वेंट की बात चल रही है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज है। तो जहां भी डिस्पर्स फेज आ जाए तो सॉल्यूशन में जो हमने सॉल्यूट पढ़ा था वो यहां डिस्पर्स्ड फेज है, तो सॉल्यूट हो गया ये, है ना। तो जिस तरह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है तो बनता है सॉल्यूशन, और इसी तरह से डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को मिला दिया जाता है तो बनता है कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, तो जहां भी डिस्पर्सन फेज आ जाए तो समझ लीजिए सॉल्यूट, और जहां पे डिस्पर्सन मीडियम आ जाए समझ लीजिए वो सॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम ये अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, जैसा कि हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था। ठीक इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि इस बेस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ना, व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। देखिए, जब डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन जो है, देखिए यहां पे लिखूंगा मैं डिस्पर्सन मीडियम, यहां लिखूंगा डिस्पर्स्ड फेज, यहां लिखूंगा नेम ऑफ कोलाइड, और यहां पर होगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक टेबल सी बना लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए बेटा, देखिए इस बेस पे व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, तो ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज अलग अलग हो सकती है। आपके सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी होता है। जब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो, हैं, तो इस तरह के जो कोलाइडल है उनको सॉलिड सॉल कहते हैं, सॉलिड सॉल हैं। जब डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो तो इस तरह के जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको सॉल बोलते हैं। इनका एग्जांपल हो जाएगा कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन्स, etc। दूसरा देखिए,
सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम तो है सॉलिड, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, यानी कि वही सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल है। जब डिस्पर्सन मीडियम तो हो सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज हो लिक्विड, तो इस तरह के जो कोलाइडल बनते हैं उनको बोलते हैं जेल, चीज, बटर, जेलीज। और तीसरा है जब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज गैस हो, तब इसको हम बोलेंगे सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। इसका एग्जांपल हो जाएगा फोम रबर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो है हम लेंगे व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड है। जब डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, तब देखिए ये लिक्विड, ये लिक्विड और ये लिक्विड, और ये हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करते हैं लिक्विड में सॉलिड का कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम तो है लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, तो इसको बोलते हैं केवल सॉल, ठीक है। इस तरह के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको सॉल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके हो जाएगा पेंट्स, मड्डी वाटर, etc। दूसरा, जब लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो, जब दोनों लिक्विड हो हैं, तब देखिए जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लिक्विड हो तो इसको इमल्शन बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इमल्शन, इमल्शन है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका मिल्क, क्रीम, etc। थर्ड है लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, जब डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज हो गैस, तो इस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम फोम। देखिए लिक्विड में गैस है तो फोम, और सॉलिड में गैस है तो सॉलिड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके फ्रोथ और सॉप लेदर, etc। और अब लास्ट में लेते हैं हम व्हेन dispersion medium is गैस है। जब डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, गैस, तो ये हो जाएगा गैस, गैस, ठीक है। अब देखिए, और ये गैस, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा लिक्विड हैं, और गैस का नहीं लेंगे क्योंकि इसके आगे जब गैस में गैस हो मिक्स हो जाएगी तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगी। डिस्पर्सन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज भी गैस हो, तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है उनको कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। एक बात और जो ध्यान देने वाली है, जब डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, हैं, एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, देखिए ये डिस्पर्सन मीडियम टोटल क्या है, गैस है, तो उस कंडीशन में इनको एरोसॉल बोलते हैं, एरोसॉल। तो ये भी एरोसॉल, ये भी एरोसॉल और ये भी एरोसॉल है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके स्मोक,
ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके फॉग। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन तो टोटल 9 टाइप के थे, 3 और 3 6 और 3 9, लेकिन कॉलाइडल सॉल्यूशन केवल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइप के ही होते हैं। गैस का गैस में कॉलाइडल सॉल्यूशन नहीं माना जाता। तो एक बार शॉर्ट में बताना देना चाहूंगा, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, है ना, ऑन दिस बेस द कॉलाइडल सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड है, तो ये टेबल बताता हूं मैं इसमें कि व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड देयर आर द 3 टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और फिर एंड डिस्पर्स्ड फेज में बी इन वेरियस फिजिकल स्टेट है। फर्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड है। सॉलिड इन लिक्विड जो कॉलाइडल सॉल्यूशंस है उनको सॉलिड सॉल कहते हैं, और इनका एग्जांपल है कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन्स etc। और सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड जो कॉलाइडल सॉल्यूशंस है उनको जेल कहते हैं, और इसका चीज, बटर एंड जेलीज इसका एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड जो कॉलाइडल सॉल्यूशंस है उनको सॉलिड फॉर्म कहते हैं, और ये फॉर्म रबर इसका एग्जांपल है। इसी तरह से व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड, अगर मान लीजिए डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो फिर 3 तरह के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देयर आर द 3 टाइप ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज है। सॉलिड इन लिक्विड है, तो इसको सॉल बोलते हैं इस तरह के सॉल्यूशन को, कॉलाइडल सॉल्यूशन को। एग्जांपल हो जाएगा पेंट्स और मडी वाटर है, पानी में अगर मिट्टी घोल दो तो उसको मडी वाटर बोलते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, अगर दोनों ही लिक्विड हो, ये ध्यान रखिएगा, आगे बहुत अच्छा इस हमारे काम में आने वाला है और आगे पढ़ेंगे कि जब दोनों ही लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, तब इसको इमल्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क और क्रीम। फिर है गैस इन लिक्विड, दिस टाइप ऑफ द कॉलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फोम। एग्जाम्पल फ्रॉथ और सॉप लेदर, जब साबुन से जो झाग बनते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। और लास्ट है गैस। देखिए इसमें जो है फिजिकल स्टेट डिस्पर्स्ड फेज है, उसकी 2 ही फिजिकल स्टेट लेंगे हम, गैस नहीं ले रहे, क्योंकि गैस में कोई कॉलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता। तो सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं। तो सॉलिड इन गैस जिसमें डिस्पर्सन फेज डिस्पर्सन मीडियम तो है, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम तो है गैस और डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, तो इसको एरोसोल बोलेंगे। एग्जांपल इसका स्मोक। और लिक्विड इन गैस, दिस टाइप ऑफ द सॉलिड इज नॉन एज द आल्सो एरोसोल, एंड fog is the example of this type of the colloidal solution। और एक जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं, अगर मान लीजिए देखिए डिस्पर्सन मीडियम और कॉलाइड, देखिए अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस होती है ना तो इसको बोलते हैं एरोसोल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम में आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे। तो अगर गैस डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस हो तो इसको एरोसोल बोलेंगे, और अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो इसको हाइड्रोसोल या एक्वासोल बोलते हैं, एक्वासोल। और अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो तो इसको बेंजोसोल बोलते हैं, ठीक है, बेंजोसोल बोलते हैं। अगर डिस्पर्सन मीडियम कोई सा भी सॉलिड हो तो इसको केवल सॉल बोलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड बेस, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस बेस पे कॉलाइडल सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं। ठीक, नंबर 1 लायोफिलिक कॉलाइड्स, और नंबर 2 लायोफोबिक कॉलाइड्स हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलाइड्स। तो देखिए बेटा, लायोफिलिक कॉलाइड्स जो होते हैं इनमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, इनके बीच में एक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशंस को इजीली मिक्स करके बनाया जा सकता है। जैसे डिस्पर्सन मीडियम में अगर हम डिस्पर्स्ड फेज डालेंगे और डालते ही कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबर। तो 1 मिनट आप अच्छे से ये एग्जाम्पल याद कर लें। कई बार एग्जाम में केवल एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि इस पे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार कि कोई भी 2 ऐसे कोलाइड का नाम लिखिए जो लायोफिलिक हों, हैं। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सर जी, स्टार्च, रबर, गम, जिलेटिन, ठीक है। और इसके बाद सेकंड हम लेते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक में क्या होता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। तो इस तरह के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता, उनको विशेष कुछ प्रोसेस से, कुछ विधियों से बनाया जाता है, हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं लायोफोबिक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होगा मेटल्स एंड सल्फाइड्स ऑफ मेटल, हैं। इनके जो है ये लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं इन दोनों में डिफरेंस। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अब इनकी डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम लेंगे प्रॉपर्टी, और इधर तो लेंगे लायोफिलिक सॉल, और यहां लेंगे अपन लायोफोबिक सॉल। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा इनकी प्रिपरेशन। देखिए, प्रिपरेशन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लायोफिलिक जो है, हाँ, इनमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनको आसानी से एक दूसरे में मिक्सअप करके बनाया जा सकता है ना। तो दे कैन फॉर्म इजीली, ठीक है। और इनमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, और रिपल्शन फोर्स होने की वजह से ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते, है ना। ये पर्टिकुलर प्रोसेस से ही बनते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर इजीली। सेकंड है स्टेबिलिटी। तो देखिए, स्टेबिलिटी की बात बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि लायोफिलिक आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय इनके। क्यों? देखिए, इनको इजीली प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता या कोगुलेट नहीं किया जा सकता। प्रेसिपिटेट समझते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इनको इजीली प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता या कोगुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। क्योंकि प्रेसिपिटेट या कोगुलेट होने के बाद में वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता, वो सस्पेंशन बन जाता है ना। जबकि इन्हें जो है ना, ये अनस्टेबल होते हैं, ये इजीली प्रेसिपिटेट या कोगुलेट हो जाते हैं। तो ये हैं स्टेबल, और ये हो जाएंगे अनस्टेबल, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन। तो ये हो जाएगा दे आर हाईली हाइड्रेटेड हैं, और इनमें ज़्यादा वाटर नहीं होता है, तो दे आर नॉट मच हाइड्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी है।
तो ये देखिए ये रिवर्सिबल होते हैं, तो ये रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल का मतलब अगर एक बार मान लीजिए कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया तो उनको अपन दूसरे प्रोसेस से कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करके वापस सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद उनको वापस मिक्स करके वापस कोलॉइडल सोल भी बना सकते हैं। यानी कि कोलॉइडल सोल वापस बना सकते हैं, वापस सेपरेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट हो गए तो इनको वापस मिक्सअप करके दोबारा कोलॉइडल सोल नहीं बनाया जा सकता। तो ये रिवर्सिबल नहीं होते बल्कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस है ना, इसमें जो कोलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं इनके मतलब जो कंटेंट जैसे डिस्पर्सन मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस हैं, लाइक गम, स्टार्च है, जिलेटिन, आपके रबर, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इसमें जो है ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, लाइक मेटल सल्फाइड। लास्ट में लेते हैं हम इनके एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल, तो इसमें हो जाएगा स्टार्च, रबर, गम एंड जिलेटिन। और इसमें हो जाएगा आपके मेटल्स एंड सल्फाइड्स ऑफ मेटल्स। ओके, तो लीजिए बेटा अब मैं आपको बताता हूं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के बेस पे जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। कोलॉइड्स कितने तरह के? 3 तरह के। पहला होता है मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स, मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स हैं। सेकंड है आपके मैक्रो मोलेकुलर कोलॉइड्स, और थर्ड है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो देखिए इन 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया कोलॉइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिए सबसे पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टी यानी बहुत सारे। जब किसी डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी जो साइज होती हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती हैं। देखिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके पार्टिकल की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से छोटी होती हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती हैं, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती हैं, है ना। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में जो पार्टिकल की साइज होती हैं, है ना, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की साइज वो 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती हैं। तो इसका मतलब अभी ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशंस में है अभी, है ना। लेकिन ये जो पार्टिकल है आपस में मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं जिसकी रेंज जो है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाती हैं, और अब इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है गोल्ड सोल, सल्फर सोल। गोल्ड और सल्फर के जो पार्टिकल है बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपस में मिलकर वो बड़े होकर जो है कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इनको कोलॉइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। नाम से ही पता चल रहा है मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े साइज के।
जब डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है वो बड़े होते हैं और हेवी होते हैं तो इस तरह के जो कोलाइडल है उनको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में अपन कौन से कंपाउंड ले सकते हैं जो पॉलीमर्स बनाते हैं, है ना। तो पॉलीमर्स होते हैं वही हेवियर होते हैं, वही बड़े होते हैं। तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेसाइज्ड भी हो सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं नेचुरल की। तो इसमें आ जाएंगे आपके प्रोटीन सोल, जिलेटिन सोल, है ना, सेलुलोज सॉल ETC। और सिंथेसाइज्ड की बात करें तो नाइलॉन, पॉलीथीन ETC। और अब हम बात करते हैं थर्ड। ये देखिए दो हो चुके मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, और अब हम लेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसको देखो बेटा ध्यान से समझना। तो जो कोलाइडल जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसकी कंसंट्रेशन, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिलाते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कम रखते हैं अपन। तो जब डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन डिस्पर्सन मीडियम में अगर कम होगी स्टार्टिंग में, तब इसको कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, बल्कि वो एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, ठीक है। उसको एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि साबुन को हम कपड़े पे लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में साबुन की कंसंट्रेशन जो है कम रहती है, पानी ज़्यादा होता है, तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन फिर अपन कपड़े पे साबुन को घिसते रहते हैं, साबुन को जैसे जैसे घिसेंगे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और एक कंसंट्रेशन ऐसी आएगी कि फिर वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिलकर एक बड़ा गुच्छा बना लेंगे, जो कि कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। इस बड़े गुच्छे को बोलते हैं मिसेल। तो एसोसिएट हो जाएंगे सारे मॉलिक्यूल, एसोसिएट होकर एक मिसेल बनाएंगे, इसको बोलते हैं मिसेल, है ना। इस जो है एक्टिविटी को बोलते हैं मिसेलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए इससे संबंधित दो टर्म हमें पढ़नी है। एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर, एक तो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर और दूसरा होता है CMC, यानी कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है। एक तो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको TK से भी शो करते हैं, और एक होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन यानी CMC। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो देखिए बेटा अभी अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि जब डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो मिसेल बनाना स्टार्ट कर देंगे। मिसेल मतलब आपस में मिलकर गुच्छा, है ना, उसको मिसेल कहते हैं। अपन आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे मिसेल की, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है CMC, नाम से ही पता चल रहा है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब लो कंसंट्रेशन होती है तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की जैसे बिहेव करता है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाते 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 एक कंसंट्रेशन ऐसी आती है जिस पर मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंसंट्रेशन को कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? द कंसंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन बिकम स्टार्ट इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो साबुन के लिए, सॉप के लिए इसकी जो CMC होती हैं, CMC फॉर सॉप, ठीक है। साबुन की जो CMC होती है 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कंसंट्रेशन से कम रहेगी, जब तक सॉप की कंसंट्रेशन पानी में इससे कम रहेगी तब तक तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन जैसे ही ये कंसंट्रेशन पहुंचेगी मिसेल बनाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये कंसंट्रेशन इस साबुन के लिए CMC कहलाती है। और अब मैं आपको समझा रहा हूं मिसेलाइजेशन। मिसेल क्या होता है, कैसे बनता है,
और इसके एग्जाम्पल। तो इस सेल को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा सॉप का। सॉप क्या होती हैं? देखिए, सॉप जो होती हैं स्टीयरेट एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं, यानी कि स्टीयरिक एसिड C17H35COOH, यह है स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम से, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसके, तो ये क्या करेगा, सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे C17H35COONA प्लस H2, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ये बन गया सोडियम स्टीयरेट, ये बन गया सोडियम स्टीयरेट, जिसको आप आम भाषा में सोप कहते हैं, साबुन जिसे हम कहते हैं वो ये है। तो एक तरह से ये एसिड आपने शुरू में पढ़ा है, 10th में पढ़ा होगा कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे भी ये स्टीयरिक एसिड है जो कि सोडियम मेटल से रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेता है और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, एक तरह तो हो जाती है। तो एक तरह से साबुन जो है, सॉप है, वो एक प्रकार का सॉल्ट ही है। तो C17H35COONA, जब इसको आयनाइज करेंगे तो C17H35CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो ये तो हो गया सॉप और ये बन गया स्टीयरेट आयन, और ये सोडियम आयन, सोडियम आयन। ठीक है, तो ये है मेन स्टीयरेट आयन। जब आप इस साबुन को, ये तो बनाना बताया मैंने आपको साबुन, जब इस साबुन को, इस सोप को जब आप कपड़े पर लगाते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, ऐसा मान लीजिए, तो जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन का मतलब ये अपने आयनों में डिफ्लेक्ट होता है, आयनों में बदलता है। ठीक है, तो ये आयनों में बदलेगा तो ये बन गया इसका स्टीयरेट आयन, इसको बोलते हैं स्टीयरेट आयन। ये जो स्टीयरेट आयन है, इसको वैसे तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, CH3 CH2 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 CH। तो देखिए बेटा, C17 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और H35 है, और लास्ट में है ये CO नेगेटिव। तो वैसे तो इस सोडियम स्टीयरेट को स्ट्रक्चर में देखें तो ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए, बार बार इतनी लंबी जो चेन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिखकर दिखाते हैं। बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस स्टीयरेट आयन के 2 पार्ट हो गए। एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, और दूसरा पार्ट है ये फंक्शनल ग्रुप वाला आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, कार्बन जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन, उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हम सब जानते हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वाटर लविंग नहीं होता है, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहलाता है, हाइड्रोफोबिक
पार्ट भी कहलाता है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। ये वाला चेन जो है, हाइड्रोकार्बन जो चेन है, वो वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। जबकि ये वाला दूसरा पार्ट है, देखिए इसमें आयन है, तो ये आयनिक पार्ट भी कहलाता है और इसको वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रोजन के वाटर के साथ जो है ये बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखिए स्टीरेट आयन के दो पार्ट हो गए, एक हाइड्रोकार्बन चेन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप वाला, यानी कि ये तो कोवेलेंट पार्ट, ये आयनिक पार्ट। इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, और ये हाइड्रोफिलिक क्योंकि वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कपड़े पर साबुन को लगाते हैं तो इनके जो आयन है स्टार्टिंग में कम रहेंगे। तो जब इनका नंबर, इनकी संख्या कम होगी, जब ये आयन स्टार्टिंग में कम रहेंगे तो इसको नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। लेकिन जब बार बार हम साबुन को घिसते जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और ये कंसंट्रेशन बढ़ते 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 जैसे ही CMC पे पहुंचेगी, यानी कि 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 तक पहुंचेगी, इसमें मिसेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूं। कपड़े पर डस्ट पार्टिकल होता है जिसको अपन मैल का कण कहते हैं, मैल का पार्टिकल, मैल जिसको कहते हैं वो डस्ट पार्टिकल है। और मैल हमेशा चिकना होता है, यानी कि ऑयल से बनता है। तो मैल में ऑयल होता है, ये ऑयल होता है, इसका मतलब वो पोलर हुआ या नॉन पोलर? ऑयल है मतलब नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के साथ इन दोनों में से कौन बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट पार्ट, क्योंकि कोवेलेंट नॉन पोलर के साथ बॉन्डिंग करता है और आयनिक पोलर के साथ बॉन्डिंग करता है। तो ये जो मिसेल के जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो मैल के यानी कि डस्ट पार्टिकल के साथ मिसेल बनाएगा। तो ये तो मान लीजिए बीच में है कपड़े के ऊपर, ये मैल का कोई कण है, मैल का कोई पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है जिसको अपन डर्टी कहते हैं। ठीक है, ये डर्टी पार्टिकल है। तो जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे तो ये सारे जो कोवेलेंट पार्ट है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ऐसे, और ये लाखों की संख्या में होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। ये इस तरह से इसको चारों ओर से घेर लेंगे इस तरह से। ऐसे, और ये वाले जो पार्ट है लास्ट वाले, ये इनके आयनिक पार्ट है। तो इस तरह से ये एक गुच्छा बन गया, इसको बोलते हैं मिसेल, इस गुच्छे को बोलते हैं मिसेल। ठीक है, अब जब आप खंगालते हैं, कपड़े को रगड़ते हैं तो इस पे फोर्स लगता है, तो ये मिसेल हटता है वहाँ से। जब ये मिसेल हटेगा तो ये इतने सारे मॉलिक्यूल जब एक पार्टिकल से जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है इसको भी लेकर हटेंगे। तो ये डस्ट के पार्टिकल को कपड़े से हटा लेंगे और अपने साथ लेकर अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्लीनिंग एक्शन बता रहा हूँ इसका, कपड़े को ये क्लीन कैसे करता है। अब जब इस कपड़े को आप फ्रेश वाटर में डुबोते हैं, मान लीजिए ये फ्रेश वाटर है बाल्टी में, ये मैंने लिया फ्रेश वाटर, ठीक है, ये फ्रेश वाटर है बाल्टी में। ठीक है, जब आप इस कपड़े को इसमें डुबोएंगे तो इसमें पानी है, और उसको हिलाकर जैसे ही कपड़े को बाहर निकालोगे तो ये जो आयनिक पार्ट है, जितने भी सोडियम, जितने भी स्टीरेट के जो आयनिक पार्ट है, स्टीरेट आयन के आयनिक पार्ट, वो पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे और सारे जो मिसेल्स है वो पानी में ही रह जाएंगे। कपड़े को बाहर निकालेंगे तो सारे मिसेल पानी में रह जाएंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट पानी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और मैल का जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो भी इस मिसेल के साथ पानी में रह जाएगा और साफ कपड़ा जो है वो बाहर निकल जाएगा।